अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली इकबाल। मैं आप सबको माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम के लेक्चर नंबर 14 के पार्ट ए में खुशामदीद कहता हूं, जिसमें हम मेमोरी और मेमोरी की इंटरफेसिंग पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर के साथ, जो कि चैप्टर नंबर 10 है मोहम्मद अली मजीदी की किताब से। सो स्टार्ट करते हैं। हदीस ऑफ द डे, अस्सलामु क़ब्लल कलाम, सलाम गुफ्तगू से पहले है। लेक्चर का फ़्लो जो हम फॉलो करेंगे, सबसे पहले हम मेमोरीज़ क्या होती हैं और मेमोरीज़ की अहमियत क्या होती है किसी भी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम को बनाने में, और उसमें सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ का क्या रोल होता है एज अ प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी ही क्यों कहा जाता है। उसके बाद हम कुछ बेसिक फ़ीचर्स देखेंगे मेमोरीज़ के, या कंपैरिजन, उनके कंपैरिजन कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, जिसमें मेमोरी कैपेसिटी, मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन और स्पीड ऑफ द मेमोरी, जिनकी बेस पे हम डिफरेंट मेमोरीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद मेमोरी की टाइप्स को देखेंगे कि मेमोरी की बुनियादी जो प्राइमरी मेमोरी हैं उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, और उनकी फर्दर सब टाइप्स भी इंशाल्लाह कवर करेंगे डिटेल में। उसके बाद मेमोरी एड्रेस डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट है, जो कि बेहद ज़रूरी है मेमोरी इंटरफेसिंग से पहले, ताकि मेमोरी के एड्रेस को प्रॉपर्ली डिकोड किया जा सके। उसके बाद हम 8088 माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी के साथ 8 बिट इंटरफेसिंग स्टडी करेंगे विद द एग्जांपल्स। नेक्स्ट हम 8086 माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी के साथ 16 बिट की इंटरफेसिंग कवर करेंगे, उसमें भी इंशाल्लाह एग्जांपल्स को साथ लेके चलेंगे। उसके बाद 32 या 64 बिट की मेमोरी की इंटरफेसिंग भी ब्रीफली इसमें कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरीज से। मेमोरीज़ क्या होती हैं? मेमोरीज़ स्टोरेज एरिया या स्टोरेज स्पेस होती है किसी भी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम में। इसको आप इन कंपैरिजन टू ह्यूमन ब्रेन देख सकते हैं, चूँकि हमारा ब्रेन भी डाटा को प्रोसेस करता है लेकिन उसको स्टोर भी करता है, तो हमारे ब्रेन में एक स्टोरेज एरिया होता है। सो उसको हम स्टोरेज एरिया को मेमोरी ऑफ द ब्रेन बोलते हैं। इसी तरह कोई भी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम होगा, सो उसके अंदर हमारे पास प्रोसेसर को जो डाटा चाहिए प्रोसेस करने के लिए, और आफ्टर प्रोसेसिंग रिज़ल्ट जो स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ उसको स्टोरेज एरिया दरकार होता है। सो उस स्टोरेज एरिया को हम मेमोरी बोलते हैं। और मेमोरी के अंदर चूँकि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बिट्स को डील करता है, यानी बाइनरी डिजिट्स में चलता है ये। सो इस वजह से बिट्स को जो स्टोर करने के लिए, एक बिट को स्टोर करने के लिए जो हम सर्किट यूज़ करते हैं उसको हम एक सेल बोलते हैं। सो सेल के अंदर हम एक बिट के डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ये जो सेल है इसको बनाने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल है। और फ्लिप फ्लॉप जो है ये मिलकर बनता है गेट्स से, लॉजिक गेट्स। और लॉजिक गेट्स जो हैं ये डेफिनेटली ट्रांजिस्टर से मिलकर बनते हैं। और ट्रांजिस्टर जो हैं ये सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं।
सो इस वजह से हम इन मेमोरीज़ को नॉर्मली सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ बोलते हैं। सो ये तो हो गया मेमोरीज़ के बारे में बेसिक। किसी भी कंप्यूटर को डिज़ाइन करने के लिए सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ का होना बहुत ज़रूरी है और उसको हम एज अ प्राइमरी स्टोरेज यूज़ करते हैं। प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है अभी हम देखते हैं। जो दो तरह की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के पास होती है वो एक होता है कोड और दूसरा होता है डाटा। कोड क्या होता है? कोड बेसिकली प्रोग्राम होता है जो कि हम किसी भी माइक्रो प्रोसेसर को देते हैं, और प्रोग्राम जो है ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये हमारे पास कोड कहलाती हैं, जबकि उन इंस्ट्रक्शंस में यूज़ होने वाले वैल्यूज़ को हम डाटा बोलते हैं। इन दोनों तरह के इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमारे पास सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ होती हैं जिनको हम प्राइमरी मेमोरीज़ बोलते हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ डायरेक्टली सीपीयू से जो कनेक्ट होती हैं, इस वजह से हम उनको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो डायरेक्टली सेमीकंडक्टर मेमोरी से कनेक्ट होता है। सेमीकंडक्टर मेमोरी से डायरेक्टली कनेक्ट होता है, इस वजह से हम इनको प्राइमरी मेमोरीज़ बोलते हैं। प्राइमरीज मेमोरीज़ क्या करती हैं? बेसिकली सीपीयू सबसे पहले जब इंफॉर्मेशन इसको यानी कोड या डाटा जो भी चाहिए होता है वो सबसे पहले इसी मेमोरी से वो हासिल करता है, सेमीकंडक्टर मेमोरी से। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड दी प्राइमरी मेमोरीज़। The main requirement of the primary memory is that it must be fast. Fast responding होनी चाहिए मेमोरी। जितनी ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्डिंग होगी उतनी ही हमारे माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम की स्पीड इम्प्रूव होगी, और अगर स्लो होगी रिस्पॉन्डेंट टाइम उनका स्लो होगा मेमोरीज़ का, तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट दी होल सिस्टम। सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ ही ऐसा कर सकती हैं कि वो फास्टली रिस्पॉन्ड कर सकती हैं। इस वजह से हम सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ को प्राइमरी मेमोरी के तौर पे यूज़ करते हैं। मोस्ट वाइडली जो सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ हैं उनकी दो बुनियादी टाइप्स हैं, एक है रोम और एक है रैम। इनके बारे में आगे चल के हम इंशाल्लाह डिटेल में कवर करेंगे। नेक्स्ट आते हैं फीचर्स की तरफ। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम में जो मेमोरीज़ लगी होती हैं उनके कुछ कंपैरिजन फीचर्स होते हैं जिनकी मदद से हम डिफरेंट मेमोरीज़ को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आती है मेमोरी की कैपेसिटी। द नंबर ऑफ बिट्स दैट अ सेमीकंडक्टर चिप कैन स्टोर इज कॉल्ड द चिप कैपेसिटी। यानी एक आपकी जो माइक्रो प्रोसेसर के साथ लगने वाली मेमोरी की जो चिप है वो कितनी बिट्स को अपने अंदर स्टोर कर सकती है, वो उसकी चिप कैपेसिटी कहलाती है। एक बिट को स्टोर करने के लिए हम जो सर्किट यूज़ करते हैं उसको हम एक सेल बोलते हैं। किसी भी सेमीकंडक्टर मेमोरी में जितने ज़्यादा सेल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी चिप कैपेसिटी होगी। इसका जो यूनिट है वो किलोबिट्स में, मेगाबिट्स में, गीगाबिट्स में या टेराबिट्स में एंड सो ऑन सो फोर्थ यूज़ किया जाता है। किलोबिट्स का मतलब होता है 1024 बिट्स। 1 किलोबाइट, किलोबिट्स। और अगर 1 मेगाबिट्स हो तो उसमें 1024 ज़रब
1024 बिट्स आएंगी। इसी तरह अगर आपके पास कैपेसिटी 1 गीगाबिट्स की हो तो 1024 ज़रब 1024 ज़रब 1024 बिट्स उसकी कैपेसिटी बन जाएंगी। इसी तरह 1 टेराबाइट एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो हमारी कोई भी मेमोरी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी उसको हम किलो बिट्स में, मेगा बिट्स में, गीगा बिट्स में या टेरा बिट्स में मेजर करेंगे। सो यहाँ पर क्वेश्चन है कि 1 किलो 1024 का क्यों होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि नॉर्मली जो हम डेसिमल के अंदर किलो लेते हैं वो 1000 वैल्यू का होता है। सो 1000 जो है ये 10⁻³ कहलाता है। सो अब हमारे पास बाइनरी में 2 की पावर में ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो हमें 1000 दे। कोई ऐसा नंबर नहीं है हमारे पास जो कि हमें 2⁻n में 1000 प्रोवाइड करे। लेकिन नियरेस्ट जो है वो 2⁻, अगर हम 10 करें सो हमें 1024 मिल जाता है जो कि नियरली इक्वल टू 1000 है। सो हम 1024 को 1 किलो कंसीडर करते हैं बाइनरी सिस्टम के अंदर। सो इस वजह से हमारा जो किलो है वो 1024 बिट्स का होता है। So there must be a distinction between memory capacity and computer storage capacity। अब यहाँ पे दो डिफरेंट टर्म्स हैं जिनको अक्सर मिक्स किया जाता है, तो इनके दरमियान में हमें अच्छी तरह से जो है वो डिफरेंट पता होना चाहिए डिफरेंस। जिसमें सबसे पहले है मेमोरी की कैपेसिटी और दूसरा है कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटी। यानी आप मेमोरी की कोई चिप अगर परचेज़ करें और उस पर 64M लिखा हो, सो इसका मतलब ये होगा कि मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो 64 मेगा बिट्स में आएगी। लेकिन अगर यही चीज़ आप किसी कंप्यूटर की एडवर्टीज़मेंट पे देखें कि जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी 64M है, तो इससे ये अंडरस्टूड होगा कि ये 64 मेगा बाइट्स के अंदर है। सो बाइट्स आपको पता है कि एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। सो इनको कंफ्यूज नहीं करना कि मेमोरी कैपेसिटी हमेशा बिट्स में मेजर की जाती है, जबकि कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी हमेशा बाइट्स में मेजर की जाती है। So while the memory capacity of the memory IC chip is always given in bits, the memory capacity of the computer is always given in bytes, and the bytes have always the 8 bits. सो नेक्स्ट कंपैरिजन फीचर जो है मेमोरी का वो है मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन। मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या है? कोई भी मेमोरी चिप 2 डायमेंशनल अरे ऑफ सेल्स है। टू डायमेंशनल अरे ऑफ सेल। सो 2 डायमेंशनल अरे ऑफ सेल से मुराद है कि हर मेमोरी में कुछ रोज़ और कुछ कॉलम्स होते हैं। ये एक सेल कहलाता है। इसी तरह ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। सो नंबर ऑफ रोज़ को हम नंबर ऑफ लोकेशंस बोलते हैं।
नंबर ऑफ लोकेशंस, या दूसरा वर्ड हम रजिस्टर्स भी यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ रजिस्टर्स। सो रोज़ को नंबर ऑफ लोकेशंस या नंबर ऑफ रजिस्टर्स बोलते हैं। इसी तरह जो दूसरी डायमेंशन होती है कॉलम वाइज, उसके लिए हम साइज ऑफ लोकेशन या साइज ऑफ रजिस्टर। सो इन टू डायमेंशनल अरेज को हम रोज़ और कॉलम्स में अगर देखें तो जो रोज़ हैं वो नंबर ऑफ़ लोकेशंस या नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स कहलाएंगी, जबकि कॉलम वाइज अगर इसको देखें तो वो साइज़ ऑफ़ लोकेशन या साइज़ ऑफ़ रजिस्टर्स कहलाते हैं। सो अगर किसी मेमोरी के अंदर 1024 लोकेशंस हों, यानी उनकी तादाद या नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स 1024 हों, और उसमें जो कॉलम्स की तादाद है वो 1 भी हो सकती है, 4 हो सकती है, 8 हो सकती है, 16 हो सकती है, या 32, या 2 रेज़ टू द पावर n में नॉर्मली होती है, यानी 2 की पावर में ये नंबर ऑफ आपकी जो है ये साइज़ ऑफ लोकेशन होता है। सो मेमोरी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम नंबर ऑफ रोज़ को, नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स के हिसाब से देखते हैं। सो अगर 1024 को हम 1 किलो कह लें तो इसका मतलब इस मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन होगी 1 किलो, और अगर हम इसकी जो साइज़ ऑफ रजिस्टर को 8 कंसीडर कर लें तो क्रॉस 8, ये इस मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन होगी 1 किलो क्रॉस 8। और अगर इनको मल्टीप्लाई करके लिखा जाए तो ये बेसिकली चिप कैपेसिटी आ जाएगी। यानी 8 किलो बिट्स। अब इस ऑर्गेनाइजेशन को लिखने का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि इसमें हमें दोनों तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एक तो इस हमारी जो मेमोरी हम यूज़ कर रहे हैं उसमें लोकेशंस या रजिस्टर्स कितने लगे हुए हैं, और हर रजिस्टर का जो साइज़ है वो कितना है। क्योंकि अगर हम 8 किलो बिट्स की मेमोरी को सिर्फ इसी तरह लिख दें तो इससे हमें ये आइडिया नहीं होगा कि इसमें कितने रजिस्टर्स या कितनी लोकेशंस हैं और लोकेशन का साइज़ क्या है या रजिस्टर का साइज़ क्या है। सो किसी भी चिप कैपेसिटी को या स्टोरेज कैपेसिटी को लिखने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि हम उसको ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में यानी 2 डायमेंशनल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करें, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। सो नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं ये हमें नंबर ऑफ़ लोकेशंस या नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स देते हैं, जबकि नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं ये साइज़ ऑफ़ लोकेशन या साइज़ ऑफ़ रजिस्टर प्रोवाइड करते हैं। सो इस तरह से हम किसी भी मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन को से उससे नंबर ऑफ़ जो है वो रजिस्टर्स और साइज़ ऑफ़ रजिस्टर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। So memory chip are organized into number of locations within the IC. Each location can hold 1 bit, 4 bit, 16 bit or even 16 bits depending on how it is designed internally. So ये डिपेंड करता है जो डिज़ाइनर है कि वो किस तरह से मेमोरी को डिज़ाइन कर रहा है, उसमें कितनी लोकेशंस हैं और हर लोकेशन का साइज़ क्या है।
सो टोटल नंबर ऑफ़ बिट्स जो हैं वो कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, वो टोटल नंबर ऑफ़ लोकेशंस को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए नंबर ऑफ़ डाटा बिट्स पर लोकेशन पे, तो हमारे पास चिप की कैपेसिटी जो है वो बिट्स में आ जाती है। जैसे हर मेमोरी चिप जो है वो 2⁻x लोकेशंस अगर रखे तो उसमें x जो है ये उसकी नंबर ऑफ़ एड्रेस पिन्स होती हैं। अब इससे क्या मुराद है, अभी जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने देखा कि हमारे पास जो है वो एक मेमोरी है जो कि 1024/8 की है, यानी उसमें जो रजिस्टर का साइज़ है वो 8 बिट्स का है और उसमें जो नंबर ऑफ़ लोकेशंस हैं वो 1024 लोकेशन है। सो 1024 को हम 2 की पावर में अगर डिनोट करें तो वो 10 बनता है। सो इट मीन्स 2⁻10 में ये जो 10 है, ये 10 हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम बनेगा जिसमें 1K×8 की मेमोरी लगेगी, उसके अंदर नंबर ऑफ़ एड्रेस लाइंस या एड्रेस बस का साइज़ एड्रेस बस का जो साइज़ है वो हमें यहाँ से मिलेगा। 2⁻10 में ये जो 10 है ये हमें बताएगा कि ये साइज़ ऑफ द एड्रेस बस है। इसी तरह जो साइज़ ऑफ रजिस्टर या लोकेशन के अंदर जितनी बिट्स हैं वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं, वो हमें बताती हैं कि हमारी जो डाटा बस यूज़ होगी उस माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम में उसका साइज़ क्या होगा। सो अगर किसी भी मेमोरी चिप के अंदर 2⁻x लोकेशंस हों और उसमें x नंबर ऑफ़ एड्रेस पिन्स होंगी, सो इसी तरह अगर लोकेशन में y बिट्स हों, यानी एक लोकेशन का साइज़ y बिट्स का हो, सो उसकी जो डाटा पिन्स या डाटा बस का जो साइज़ होगा वो y होगा। सो उस एंटायर चिप की जो ऑर्गेनाइजेशन होगी या उसमें जितनी बिट्स होंगी वो 2⁻x टाइम्स y होंगी, यानी 2⁻x टाइम्स y, जिसमें ये 2⁻x जो है ये नंबर ऑफ़ लोकेशंस को शो कर रहा है, जबकि ये जो y है ये नंबर ऑफ़ साइज़ ऑफ लोकेशन को शो कर रहा है। जिसमें ये अगर x है तो ये हमें साइज़ ऑफ़ द एड्रेस बस प्रोवाइड करेगा, जबकि ये जो y है ये साइज़ ऑफ़ द डाटा बस प्रोवाइड करेगा। So 2⁻x times y is referred as the organization of the memory chip, where x is the number of address pins and y is the number of data pins on। So जो थर्ड फीचर है किसी भी मेमोरी का वो है मेमोरी की स्पीड। So one of the most important characteristic of a memory chip is the speed at which the data can be accessed from it। So चूँकि जब भी हम किसी मेमोरी चिप को एक्सेस करते हैं तो उसको कोई एड्रेस प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर हमने डाटा को रीड या राइट करना होता है। सो उस रीडिंग और राइटिंग टाइम में जितनी देर लगे या उस एड्रेस को एक्सेस करने में जितना टाइम लगेगा वो उसकी स्पीड कहलाएगी। सो टू एक्सेस द डेटा, the address is presented to the address pins, and after a certain amount of time has elapsed, the data shows up at the data pins. So the shorter the elapsed time, the better and consequently the more expensive the memory chip। जितनी आपकी मेमोरी की स्पीड बेहतर होगी या उसका जो elapsed टाइम है वो बेहतर होगा, उतनी ही आपकी जो मेमोरी है वो बेहतर भी होगी और एक्सपेंसिव भी होगी। सो ये भी एक कंपैरिजन फीचर है मेमोरीज़ को चेक करने के लिए कि
इनकी स्पीड जो है वो एक दूसरे से किस तरह से बेहतर है। सो स्पीड ऑफ द मेमोरी चिप को हम एक्सेस टाइम से भी डिनोट करते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम मेमोरी टाइप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ की जो बुनियादी टाइप्स होती हैं वो एक रोम होती है जिसको हम ROM, और दूसरी रैम। रोम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। और रैम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो दो बुनियादी टाइप्स हैं सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ की जिनको हम बारी बारी कवर करते हैं, और इंशाल्लाह इनकी जो सब टाइप्स हैं उन पर भी जो है वो उनको स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं रीड ओनली मेमोरी या रोम। इट इज़ कॉल्ड दी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी से क्या मुराद है? यानी ऐसी मेमोरी जिसके अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए या स्टोर रखने के लिए पावर की ज़रूरत नहीं होती। यानी अगर आप पावर अप्लाई कर रहे हैं सिस्टम पे या नहीं कर रहे, तब भी उसकी जो मेमोरी है वो प्रिजर्व रहे। सो उसको हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सो रीड ओनली मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कि नॉन वोलेटाइल होती है, यानी उसको डाटा सेव रखने के लिए पावर की कंटिन्यूटी जो है वो दरकार नहीं होती। सो इसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं। सबसे पहली टाइप जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मास्क्ड रोम। प्रोग्राम्ड ड्यूरिंग फैब्रिकेशन एट द फैक्ट्री। ये मास्क्ड रोम क्या होती है? जब ये मेमोरी बन रही होती है उसी वक्त इसकी जो है वो प्रोग्रामिंग की जाती है, जबकि ये यूज़र प्रोग्रामेबल रोम नहीं है। यानी आप इसको यूज़र प्रोग्रामेबल रोम नहीं कहते, क्योंकि कोई भी जो इनिशियल रिसर्चर होता है या कोई स्टूडेंट या कोई बिगिनर है वो इस आईसी को प्रोग्राम ख़ुद से नहीं कर सकता, बल्कि ये जो प्रोग्राम है ये फैब्रिकेशन के दौरान ही इसके अंदर बर्न किया जाता है। सो कंट्रोल प्रोग्राम इन डेडिकेटेड माइक्रो प्रोसेसर इन स्टोर्ड इन रोम। यानी ये जो आईसी ये जो रोम की टाइप है मास्क्ड रोम, ये डेडिकेटेड माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम में यूज़ होती है। यानी आपने एक प्रोग्राम डेवलप कर लिया है और आपका वो जो प्रोग्राम का डिज़ाइन है वो फाइनल है। सो आप उसको किसी भी मैन्युफैक्चरर कंपनी को देंगे और उनसे मास्क्ड रोम में इसको ड्यूरिंग द फैब्रिकेशन बर्न करने के लिए कहेंगे। सो जब वो एक बार बर्न हो जाएंगी और आपको मिल जाएंगी, उसके बाद आप उसके प्रोग्राम्स को चेंज नहीं कर सकेंगे। सो सेकेंड टाइप है PROM, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जो है प्रोग्राम की जाती है बाय बर्निंग और ब्लोइंग टाइनी निक्रोम और सिलिकॉन ऑक्साइड फ्यूजेस को विद द हेल्प ऑफ रोम बर्नर और रोम प्रोग्रामर। सो रोम प्रोग्रामर या रोम बर्नर एक ख़ास किस्म का सर्किट यूज़ किया जाता है इसको प्रोग्राम या बर्न करने के लिए। सो इसमें टाइनी निक्रोम और सिलिकॉन ऑक्साइड के फ्यूजेस होते हैं जिनकी मदद से आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, और जब ये एक बार प्रोग्राम हो जाती है सो इसको हम दोबारा इरेज नहीं कर सकते। सो इसी वजह से हम इसको OTP रोम भी बोलते हैं, यानी वन टाइम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।